तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी प्रस्ताव की, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। ये बिल असल में काम और हमारी अपनी जिंदगी के बीच जो लकीर मिटती जा रही है ना, उसे फिर से खींचने की कोशिश है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। स्क्रीन पर जो लिखा है ये शायद हम में से कई लोगों की रोज की कहानी है ना। ऑफिस का टाइम तो खत्म हो जाता है पर दिमाग में काम चलता रहता है। काम के मैसेज, ईमेल्स ये पीछा ही नहीं छोड़ता है और ये अब एक आम सी बात हो गई है। और पता है, यही हमेशा ऑन रहने का कल्चर इस पूरी बहस की जड़ है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी ने काम और घर की दीवारें ही गिरा दी हैं। हमेशा कनेक्टेड रहने की सुविधा तो है, पर इसकी कीमत हमारी मेंटल हेल्थ और हमारा पर्सनल टाइम चुका रहा है। इसका असर कुछ सेक्टर्स में तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग और स्टार्टअप्स। यहां तो जैसे 24/7 अवेलेबल रहना एक अनकहा नियम बन गया है। और नतीजा है मेंटल थकान, रिश्तों में तनाव और बर्नआउट जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स। इस लगातार आती हुई जानकारी के लिए एक शब्द भी है, इन्फोबेसिटी। ये एक तरह की डिजिटल थकान है। मतलब जब दिमाग पर ईमेल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस का इतना बोझ पड़ जाए कि किसी एक चीज पर फोकस करना ही मुश्किल हो जाए। कह सकते हैं कि ये हमारे डिजिटल वर्कप्लेस का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो इसी हमेशा ऑन कल्चर के जवाब में लोकसभा में सांसद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया है। इसका सीधा सा मकसद है कर्मचारियों को काम के बाद डिजिटल दुनिया से कट ऑफ होने का कानूनी हक देना। आसान भाषा में समझे तो ये बिल कहता है कि काम के घंटे खत्म होने के बाद या वीकेंड पर या फिर छुट्टियों में किसी को भी ऑफिस के कॉल्स या ईमेल्स को इग्नोर करने का कानूनी अधिकार होगा। मतलब जवाब देने की मजबूरी को नजरअंदाज करने के अधिकार में बदल दिया जाएगा। तो आखिर ये बिल कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए क्या बदलाव लेकर आता है? चलिए एक नजर इस पर डालते हैं। देखिए, ये बिल एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ ये कर्मचारियों को नए अधिकार दे रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनियों पर नई जिम्मेदारियां भी डाल रहा है। और मकसद सिर्फ एक है, एक हेल्दी वर्क कल्चर बनाना। कर्मचारियों को जो अधिकार मिलेंगे उनमें सबसे जरूरी है किसी भी तरह की कार्रवाई से सुरक्षा। मतलब साफ है, अगर कोई कर्मचारी ऑफिस के बाद अपने बॉस का फोन नहीं उठाता तो कंपनी ना तो उसका प्रमोशन रोक सकती है और ना ही उसे किसी और तरह से परेशान कर सकती है। वहीं जिन कंपनियों में 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ नियम जरूरी होंगे। उन्हें अपने कर्मचारियों से बात करके काम के घंटे और डिजिटल बाउंड्री तय करनी होगी। अगर काम के बाद भी काम लिया जाता है तो उसका ओवरटाइम देना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर नियम नहीं माने तो भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। अब ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बिल के कानून बनने की राह इतनी आसान नहीं है। इसके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो सवाल ये उठता है कि जब इस बिल में इतने अच्छे प्रस्ताव हैं, तो क्या ये सच में पास हो पाएगा? जवाब इतना सीधा नहीं है। और वजह यह है कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इसे सरकार ने नहीं, बल्कि एक सांसद ने अपनी तरफ से पेश किया है। और ऐसे बिलों को सरकार का सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये आंकड़ा इस मुश्किल को बिल्कुल साफ कर देता है। पता है, 1952 से लेकर आज तक 70 साल से भी ज्यादा के समय में कितने प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने? सिर्फ 14। जी हां, सिर्फ 14। ये सक्सेस रेट बहुत ही कम है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये इस ठहराव को और भी साफ करती है। आखिरी बार कोई प्राइवेट मेंबर बिल 1970 में पास हुआ था। मतलब 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बन पाया है। ये चार्ट पूरी तस्वीर को और भी आसान बना देता है। एक तरफ है सरकारी बिल जिनका पास होना लगभग तय होता है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट मेंबर बिल जो अक्सर सिर्फ एक बहस बनकर रह जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी मेहनत बेकार है, कि इस बिल का कोई महत्व ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही ये बिल कानून ना बन पाए, फिर भी ये बहस बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए, इस बिल ने कम से कम वर्क लाइफ बैलेंस पर एक नेशनल कॉन्वर्सेशन तो शुरू कर ही दी है। ये कंपनियों पर एक तरह का नैतिक दबाव बनाता है कि वो अपने कल्चर को सुधारें। और इसमें कंपनियों का भी फायदा है। खुश कर्मचारी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और आज के दौर में अच्छा टैलेंट बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये चर्चा सिर्फ भारत में हो रही है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब देश पहले ही ऐसे कानून बना चुके हैं। तो ये बिल भारत को डिजिटल लेबर राइट्स पर हो रही इस ग्लोबल बातचीत का एक अहम हिस्सा बनाता है।
तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चलिए मान लिया कि कानून नहीं बदलता, पर क्या ये बातचीत बदलेगी? क्या असली बदलाव कानून की किताबों से आएगा, या फिर हमारे और आपके हम सबकी सोच और काम करने के तरीके से? ये सोचने वाली बात है।